नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। तो चलिए आज हम समास के बारे में पढ़ते हैं। समास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानते हैं। इसका शाब्दिक बारे में आज हम संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या है, संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। अब आगे जानते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आगे अब हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद का रूप देना ही समास कहलाता है। समास दो या अन्य अधिक पद मिलाकर संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। सामासिक प्रक्रिया के दौरान विभक्तियों का लोप हो जाता है। कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का नियम है। इन बातों को आप बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए समास के बारे में और हम जानकारी लेते हैं। अब इसमें हमने बार बार पद पढ़ा, पद पद पद। अब पद क्या है, पद के बारे में जान लेते हैं। पद किसे कहते हैं और किस प्रकार से समास में हम पदों का निर्धारण करते हैं। अर्थ स्पष्ट करने के लिए संक्षिप्त शब्द को दो पदों में बांटा जाता है, जिसे पूर्व पद व उत्तर पद कहा जाता है। दो पदों में बांटा जाएगा। कोई भी सामासिक शब्द जो है उसे पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से आजन्म एक सामासिक शब्द दिया हुआ है, जिसमें पूर्व पद उसी को पहला पद कह सकते हैं और उत्तर पद जो होता है उसी को हम बाद का या दूसरा पद भी कहते हैं। है चीजें सेम, लेकिन कई बार नाम अलग अलग हम पढ़ते हैं। आजन्म एक शब्द हमने यहाँ पर लिया, आ पहला पद है इसका और जन्म दूसरा पद है। अर्थात कोई भी जो एक शब्द है उसे हम सबसे पहले समास विग्रह करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, उसे दो पदों में बांट देंगे और दो पदों में बांटने के बाद में हमें उसका समास विग्रह करना, साधारण शब्दों में अगर कहें तो उस शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से जानना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आजन्म जन्म से लेकर, यहाँ जब समास विग्रह करेंगे इसका तो जन्म से लेकर बनेगा, इसका पूरा जो अर्थ हुआ आजन्म जन्म से लेकर। लेकिन यहाँ पर अभी हमने केवल दो पदों में बांटना सीखा है। क्या है, पहला पद आ और दूसरा पद है इसका जन्म। नेक्स्ट, अब हम पूर्ण रूप से ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे समझेंगे कि समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है, आदि बातों को। ठीक है, तो समस्त पद क्या है? समास रचना द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास रचना द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह क्या है? वही पद जो समस्त पद है। ठीक है, समास रचना द्वारा बने शब्द अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी कि जो समस्त पद है उसको जब अलग करेंगे, विग्रह करना, तोड़ना, बांटना, ठीक है, तो जब हम उसे दो पदों में बांटेंगे तब वही समास विग्रह कहलाएगा। और एक विग्रह किया हुआ जो शब्द है, जैसे अभी उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे आगे, उसे एक साथ मिला करके कम से कम शब्दों में लिख देना, संक्षेप में लिख देना, संक्षिप्तीकरण करना, उसका वही होता है समास। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा है, यहाँ पर समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। बीच के संबंध को, यानी सीधे शब्दों में समास विग्रह क्या कार्य करता है? सामासिक जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करता है। अगर साधारण शब्दों में आप कहें तो उसका कार्य है, समास विग्रह क्या कार्य करता है? अर्थ को स्पष्ट करता है कि उस समासिक पद का जो शब्द है, पूरा पद है, जो पूरा पूर्ण पद है, उसका अर्थ क्या है, उसको विग्रह के आधार पर ही हम
स्पष्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी विग्रह करते समय आप अगर उसको दो पदों में बांट लेते हैं तब आपके लिए विग्रह करना यानी उस पद का समस्त पद का अर्थ जानना आसान हो जाता है। यहाँ देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ है समस्त पद के रूप में, यहाँ पर हमने लिया पूर्ण शब्द के रूप में लिया हमने यथाशक्ति। यथा पहला पद यानी पूर्व पद और शक्ति क्या हुआ, उत्तर पद, बाद का पद या दूसरा पद, किसी भी नाम से आप इसको संबोधित कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसका जो अर्थ हुआ यानी जो इसका हमने समास विग्रह किया वो समास विग्रह करके क्या आया, शक्ति के अनुसार, यानी इसका पूरा जो अर्थ हुआ वो क्या है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि समस्त पद क्या है। इसको दो पदों में पहले बांटेंगे और उसके बाद में इसका समास विग्रह करेंगे, तब हमें अर्थ इसका स्पष्ट हो जाएगा। यानी जो दो पद हैं, दो पदों के बीच का जो संबंध है वो संबंध स्पष्ट हो जाएगा। इसके भेदों के बारे में, समास के 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसके 6 भेद हैं। अब सबसे पहले हम अव्ययी समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी, आपने आविकारी या अव्ययी शब्द पढ़ा हुआ है। अगर आप अव्ययी और आविकारी शब्दों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इससे, हमारी पहले की वीडियो है एक शब्द विचार पर बनी हुई 2 वीडियोस हैं, उसमें आप शब्द विचार में आविकारी अव्ययी शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो व्यय ना हो। साधारण शब्दों में अगर आप उसे समझने की कोशिश करें तो अव्ययी का अर्थ क्या होता है? जो खर्च ना हो सके, अर्थात जिसमें कोई बदलाव ना हो सके। तो अब देखिए, इस समास में समूचे पद यानी समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं या हो जाता है। समूचा पद जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर आमरण, आमरण लिया हमने, आ धन मरण, दो पदों में पहले बांट दिया। पदों में बांटना आपको हमने सिखा दिया पहले। अब आपको ये समझ में आ गया, ये दो पदों में बांटा गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मरने तक, जो मरण था वो हमारा एज इट इज रह गया और अर्थ किससे निकला? आ से। अब आप खुद से ये सोच के देखिए कि जो पूर्ण शब्द है, ये समस्त पद जो है, क्या इसमें कोई भी बदलाव होता है? लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल के अनुसार किसी भी आधार पर आप सोच के देखिए इसको। आप खुद से इस शब्द को उठाइएगा और इसको वाक्यों में बदल के वाक्य लिखते समय इसमें काल वगैरह परिवर्तित करके आप देखिएगा क्या इस शब्द में कोई बदलाव होता है? तो इस शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। अब अगर आप उसको एक साधारण समास के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये देखिए, आ धन मरण, मरने तक। अब इसमें जो अर्थ स्पष्ट हुआ वो किससे स्पष्ट हुआ? इसके पहले पद से। अर्थात अव्ययी भाव समास में आपको समझा दूं मैं कि जो पहला पद होता है, पहले पद पर ही पूरे शब्द का यानी समस्त पद का अर्थ निर्भर करता है। नेक्स्ट है आजीवन, आधन, जीवन, जीवन भर। अब जीवन भर, यहां भी जीवन एज इट इज रह गया, अर्थ किससे स्पष्ट हुआ? आ से। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, यथाविधि, विधि एज इट इज है, प्रतिमास, मास एज इट इज है, निडर, डर रहित। तो आपने ये देखा कि पहले पद पर ही पूरे शब्द का अर्थ निर्भर हुआ और जो इसका समस्त पद होता है, समस्त पद
इसका हमेशा अव्ययी होगा, यानी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तत् मतलब होता है बाद, ठीक है। तो अपने आप ही वैसे अगर देखें साधारण रूप में तो स्पष्ट है कि तत् का अर्थ होता है बाद, यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। यानी पूर्व पद जो होगा, यानी पहला पद जो होगा, उस पर इसका अर्थ निर्भर नहीं करेगा। इसका अर्थ किस पर निर्भर करेगा? बाद के पद पर। इसमें समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और समस्त पद में इनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह, कारक आप जानते हैं। अगर नहीं आपको और समझना है तो कारक के बारे में भी आप जानने के लिए हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो कारक के ऊपर बनी हुई है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। आप अगर पढ़ना चाहें तो वहां से, देखना चाहें वीडियो को तो वहां से देख सकते हैं। तो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और समस्त पद में इनका लोप हो जाता है। इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। अब आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं, कारक के बारे में पढ़ा है, तो पहला कौन सा होता है? कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 आप पढ़ते हैं कारक। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, इसमें मुख्य रूप से हम 6 भेद पढ़ते हैं। कुछ विद्वान नियत तत्पुरुष को मानते हैं और कुछ विद्वान नियत तत्पुरुष नहीं मानते हैं। अब इसमें आपने कारक तो 8 पढ़ा, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद के रूप में आप 6 पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहला जो भेद होता है और सबसे आखिरी जो भेद होता है, इन दोनों भेदों को, इन आगे और पीछे वाले भेदों को हटा देना है। यानी आपको अपने माइंड में सेट रखने के लिए फर्स्ट आपने क्या पढ़ा? कर्ता कारक, उसको कर्ता तत्पुरुष को हटा देना है। और लास्ट में आपने क्या पढ़ा? संबोधन कारक, तो संबोधन तत्पुरुष को हटा देना है, ठीक है। बाकी उसी में ही देखिए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और इसी के आगे ये तत्पुरुष लग गए। यही इसके मुख्य भेद हैं। कुछ लोग नियत तत्पुरुष को मानते हैं, इसलिए मैंने आप इसमें ऐड किया है कि आप इसको जान। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो जहां पर समस्त पद ये देख रहे हैं आप, इसको हमने 2 पदों में बांटा। पहले लोकप्रिय, लोकप्रिय समस्त पद है, समस्त पद को 2 पदों में बांटा। 2 पदों में बांटने के बाद में जब इसका समास विग्रह किया तो क्या आया? लोगों को प्रिय, अर्थात लोकप्रिय। पूर्ण क्या भाव बता रहा है हमें? पूर्ण शब्द जो है लोकप्रिय यानी समस्त पद में हमें क्या समझ में आया? जो लोगों को प्रिय होता है उसे लोकप्रिय कहा जाता है। तो लोक धन प्रिय। अब देखिए लोक एज इट इज रह गया और लोगों एज इट इज है। लोगों को प्रिय, प्रिय के साथ में ये शब्द जुड़ गया, यानी ये विभक्ति चिन्ह जो जुड़ा, इसी के आधार पर इसे कर्म तत्पुरुष माना गया, को। नेक्स्ट है करण का चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा, द्वारा। यहाँ पर सूर रचित 2 पद में बटा, इसके बाद में सूर द्वारा रचित। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि सब में कारक चिन्ह जो होते हैं पर, अधिकरण का क्या है? पर, संबंध के लिए, अपादान से, संप्रदान के लिए, तो उन विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होता है। और इसी को जब हम समस्त पद में किसी भी विग्रहित शब्द को जब हम लेते हैं तो इसको जब हम समस्त पद में करते हैं तब ये आएगा। जैसे मान लिया धन से हीन, धनहीन, ये समस्त पद है इसका, और ये है 2 पदों में बांटा हुआ, और ये है इसका समास विग्रह। नियत तत्पुरुष, इसमें जानिए, निय हमेशा ना से शुरुआत होगी, जो पहला पद होगा इसमें, इसीलिए इसको, क्योंकि ये तत्पुरुष है, ठीक है। तो
तत्पुरुष में बाद के पद प्रधान होते हैं। कुछ लोग इसीलिए इसे नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें लक्षण तत्पुरुष वाले नहीं होते हैं, बट कुछ लोग मानते हैं, इसलिए आप भी समझ के चलिए। असत्य, असत्य यानी जो सच ना हो, अब इसको न सत्य लिखा जाता है, न सत्य। तो शुरुआत में इसके जो पहला पद है, यानी कि जो इसका पहला पद है, यानी शुरुआती जो पद है, उस पद का जो अर्थ होगा वो हमेशा ना होगा, केवल ना। जहां पर ना सत्य इस तरह के शब्द आएंगे वहां पर केवल नियत तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे अनहोनी, मैंने अगर कहा यानी कि जो नहीं हो सकता है, ना होनी। अब अगर मैंने अनहोनी, ना होने वाला या ना होना, ना होनी इस तरह से लिखा, तभी वो नियत तत्पुरुष समास होगा। इसीलिए इसे कुछ विद्वान नहीं भी मानते हैं क्योंकि इसमें तत्पुरुष वाले लक्षण नहीं मिलते हैं, इसमें अर्थ स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ जो होता है साधारण रूप में वो होता है झगड़ा, लड़ाई। तो आप इसको इस ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा तथा या एवं का प्रयोग होता है वहां द्वंद्व समास होता है। यानी कि दोनों पद, ठीक है, दोनों पद हमेशा अपने आप में प्रधान रहेंगे, दोनों में से कोई भी पद गौड़ नहीं होगा, अर्थात कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होगा, कोई किसी का अर्थ नहीं बताएगा, सब अपने आप में बराबर होंगे। यानी दोनों पद जहां पर बराबर होंगे, पाप पुण्य, रात दिन, सुबह शाम, चाचा चाची, नाना नानी, दूध दही, घी दूध, इस तरह के चांद तारे, इस तरह के जो पद होते हैं वो हमेशा द्वंद्व समास के होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइफन का प्रयोग कर दिया जाता है और एक साथ दो योजक शब्द जहां पर लिखे हुए होते हैं, इस तरह के शब्द, उनका जब हम समासिक विग्रह करते हैं तो या, तथा, अथवा और एवं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी है, आप ये मान के चलिए कि दो लोगों के, अगर अपने ट्रिक से समझना चाहें, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और कोई भी किसी से छोटा नहीं है, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है और बीच में कोई ना कोई उसको जोड़ने वाला है, यानी या, अथवा, तथा, अन्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होगा उसे द्विगु समास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे चतुर्वेद, पहला पद संख्यावाची, यानी कि जहां पर पहले पद में, अब इसको अगर हम दो पदों में बांटते हैं, चतुर्वेद, तो चतुर यानी चार और वेद, अब इसका समास विग्रह क्या हुआ, चार वेदों का समाहार। तो चार क्या है, ये हमें संख्या का बोध करा रहा है, चाहे वो शताब्दी हो, चाहे वो दशक हो, जो वर्ष है, साप्ताहिक है, सप्ताह है, जो इस तरह के शब्द हैं वो हमेशा द्विगु समास की श्रेणी में आएंगे। यानी कि पूर्व पद जहां पर संख्या का बोध कराएगा, जैसे शताब्दी है, शत आब्दी, सात आब हैं जिसमें पंजाब, पंच आब। अब पंजाब में जब हमें पंच और आब मिला तो पंच क्या है, संख्या सूचक हो गया, संख्या का बोध करा रहा है पांच का, तो सिंपल सी बात है वहां पर द्विगु समास हो। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहां पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है कि जो उसके बारे में कहा जाता है, विशेष्य के बारे में जो कहा जाता है वो विशेषण होता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है, यानी जो भी संज्ञा सर्वनाम होगा वो हमेशा विशेष्य होगा यहाँ पर। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। राम रत्न,
रत्न कैसा है? राम और रत्न, अब इसको दो पदों में बांट दिया। रत्न कैसा है? राम के रूप का है। रत्न राम रूपी है। राम रूपी रत्न, इसका विग्रह क्या हुआ? राम रूपी रत्न। यानी रत्न को यहाँ पर संज्ञा की श्रेणी दी गई और राम क्या है, यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक विशेष। अब इसी तरह से अगर मैंने आपसे ये कहा महात्मा, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण और प्रिय दो शब्द हो गए, दो पद हो गए इसके। प्रिय प्यारा और प्राण यानी जो प्राणों के समान प्रिय हो। अब इसमें जो विशेष्य है वो क्या है? प्रिय है। प्रिय भाववाचक संज्ञा और विशेषण के रूप में प्राण। आगे एक शब्द और मैं आपको समझाती हूं, महात्मा। महा आत्मा, आत्मा कैसी है? वो महान है। आत्मा कैसी है? महान है। अब आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। इट मीन्स विशेषण क्या है आत्मा का? उसकी विशेषता क्या है आत्मा की? कि वो महान है। और बताया किसके बारे में जा रहा है, यानी विशेष्य क्या हुआ यहाँ पर? आत्मा। इसी तरह से विशेष्य क्या है यहाँ पर? रत्न। और विशेषण क्या है? राम। और आसान समझने के लिए मैंने कहा काली मिर्च। अब काली मिर्च, काली धन मिर्च, दो पदों में आपने बांटा। अब दो पदों में बांटने के बाद में मिर्च संज्ञा शब्द, मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है। हरी मिर्च, नीला जल। तो इस तरह से नील गगन। अब गगन की क्या विशेषता है? नील धन गगन, दो पदों में आपने यहाँ पर बांट दिया। गगन की क्या विशेषता हुई कि वो नीला है, तो नीला विशेषण हो गया और गगन की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है, यानी कि गगन विशेष्य हो गया। तो इस तरह से कर्मधारय समास आप समझ सकते हैं कि जहां पर पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, या पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। चलिए नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी पद की भी वैल्यू नहीं होती है। दोनों पद मिलकर तीसरे नए पद का निर्माण करते हैं या तीसरे नए पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा योग रूढ़ होते हैं। अब योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, इसको आप शब्द विचार की वीडियो देख करके समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। यानी कि जो जुड़ने के बाद भी अपने किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही हमेशा जाने जाते हैं। इसमें से चलिए हम कुछ और शब्दों के माध्यम से, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसको मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से। ठीक है, दोनों पद जो होंगे, दोनों पद मिल करके तीसरे नए पद का निर्माण करेंगे। तो पहला इसमें हमने जाना लंबोदर। पहला हमारा समासिक शब्द क्या है? लंबोदर। लंबा धन उदर, इसको पहले हम दो पदों में बांट लेते हैं। आपको दो पदों में बांटना आ चुका है। लंबा धन उदर, उदर क्या होता है? तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। लंबा उदर किसका है? श्री गणेश का। पुरुषोत्तम, क्योंकि लंबोदर केवल उन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुष धन उत्तम, दो पदों में बटा। समास विग्रह क्या हुआ? पुरुषों में उत्तम, अर्थात। हमेशा यह ध्यान रखिएगा बहुव्रीहि समास में अर्थात लगा करके तीसरे पद की ओर इशारा होगा, यानी तीसरे पद की ओर इशारा होगा और वहां स्पष्ट हो जाएगा आपको तीसरा पद कि कौन है ऐसा, यानी श्री राम। नेक्स्ट है महादेव, महान है जो देव। महाधन देव दो पदों में बटा। अब महान है जो देव, अब देखिए हर देव महान है, लेकिन किसको कहा जाता है महादेव? केवल शंकर जी को।
तो इसलिए आप अगर योग ऋण के आधार पर इसको पढ़ें, जानने की कोशिश करें बहुव्रीहि को, तो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुव्रीहि समास के बारे में। तो महादेव, महान है जो देव, अर्थात कौन है? शिव। हम केवल महादेव के रूप में शिव को ही मानते हैं। सभी देवता महान होते हैं, लेकिन हम किसको जानते हैं? बहुत से पुरुष हैं ऐसे संसार में कि जो उत्तम हैं। देवी देवताओं में भी बहुत से ऐसे थे जो उत्तम थे, लेकिन हम पुरुषोत्तम के नाम से किसे जानते हैं? केवल शिव। तो अब इसको हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ ऐसा है कि जो डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां से डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अब इसका एक बार हम सारांश जान लेते हैं। आव्ययी भाव, आव्ययी भाव में पहला पद प्रधान और पहले पद पर ही पूर्ण शब्द का अर्थ निर्भर होगा। ठीक है, यानी कि पहले पद पर ही पूरे शब्द का अर्थ निर्भर होगा और पहला जो पद होगा वही बदलेगा। तत्पुरुष, इसमें बाद का पद प्रधान होगा, पहला पद एज इट इज रह जाएगा, दूसरे पद पर पूरे शब्द का अर्थ निर्भर होगा। आप इसको बहुत कम शब्दों में समझ लीजिए। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में हाइफन का प्रयोग होगा, इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, जिसको हम निर्देशक चिन्ह के नाम से भी पढ़ते हैं। विराम चिन्हों में, हिंदी में विराम चिन्हों में इसे हम निर्देशक चिन्ह के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग होगा। योजक चिन्ह के रूप में भी हम इसे पढ़ते हैं। इस तरह का योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो उसे निर्देशक कहा जाता है और इसको कहा जाता है योजक चिन्ह के रूप में। लेकिन साधारणतः हम जो आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं वो इसको निर्देशक चिन्ह के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो बीच में इस तरह का चिन्ह लगा हुआ होगा, जैसे दूध दही, राजा रानी, चाचा चाची, कुछ भी इस तरह से। और जब उसका हम समास विग्रह करेंगे, एवं, तथा और आदि शब्दों का प्रयोग होगा। द्विगु हमेशा पहला पद संख्यावाचक होगा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो शताब्दी हो। कर्मधारय में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, या कह सकते हैं पहला पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय। ठीक है, यानी पहला पद हमेशा विशेषण होगा और उपमान होगा या उपमान होगा, और दूसरा पद हमेशा विशेष्य या उपमेय होगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। दोनों पद गौड़ होंगे, दोनों पद गौड़ होंगे, यानी ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन दोनों मिल करके एक नए तीसरे पद का निर्माण। कुछ ऐसे समस्त पद भी होते हैं जिनको हम समास विग्रह के आधार पर निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, समास विग्रह के आधार पर ध्यान, जैसे तिरंगा। अब इसमें अगर मैंने कहा तीधन-रंगा, दोनों बार जब हमने इसको दो पदों में बांटा, हर परिस्थिति में इसके दो पद वही बटेंगे, तीधन-रंगा, यानी तीन रंगों का समाहार। तो अगर मैंने ये कहा तीन रंगों का समाहार, तो ये हो गया द्विगु समास। लेकिन अगर मैंने यही कहा रंग हैं तीन जिसमें, तिरंगा भारतीय झंडे को भी कहा जाता है, तो मैंने अगर ये कहा इस तरह से, आपने अगर इसका विग्रह कर दिया, तो रंग हैं तीन जिसमें अर्थात भारतीय झंडा। अब रंग हैं तीन जिसमें, फिर आपके माइंड में ये आया किसमें, हम किसकी बात कर रहे हैं, इट मीन्स किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जहां पर ये आ गया जिसमें, फिर हमें वो ढूंढना पड़ेगा किसमें, अर्थात भारतीय झंडा। भारतीय झंडे को भी तिरंगा कहा जाता है। इसी तरह से देखिए नीलकंठ। अब कंठ कैसा है, वो नीला है। नीलधन कंठ, दोनों परिस्थितियों में दो बार लिखा है मैंने, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नीलकंठ, दोनों अलग अलग अगर किया, दो पदों में बांटा, तो नीलधन कंठ, यानी नीला है जो कंठ। यहाँ पर कंठ को हमने विशेष्य के रूप में और नीले को हमने विशेषण के रूप में प्रयोग किया। यहाँ पर यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा, जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। लेकिन यही जब नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, अगर आपने ये लगा दिया, इस तरह से विग्रह किया, आपको इस तरह से अर्थ उसका लग रहा है कि हाँ होगा,
तो उसमें क्या आया, अर्थात नीला है कंठ जिसका, किसका, नीलकंठ कौन कहा जाता है, एक पक्षी भी होता है, और नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिव जी को, अर्थात शिव। तो यहां पर ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी तरह से चरण कमल, इसमें कमल को अगर हमने विशेष्य के रूप में प्रयोग किया और चरण को हमने विशेषण का रूप दिया, तब ये कर्मधारय होगा। लेकिन चरण कमल बंदो हरिराई, इस तरह से भी आपने कविताओं में भी पढ़ा हुआ होगा। तो चरण कमल किसके माने गए, कमल और चरण, ठीक है। तो कमल को यहाँ पर विशेष्य के रूप में और चरण को विशेषण के रूप में, यानी कि अगर हमने यहाँ पर ये कह दिया कमल के समान है चरण जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, तो जब हमने जिसके लगा दिया तो यहाँ पर आ गया भगवान विष्णु, यानी दोनों ने मिल करके एक नए तीसरे पद का निर्माण किया, तीसरे पद की ओर इशारा किया, जिसके, अब किसके वो तो आपको बताना ही है, तो अर्थात भगवान विष्णु। तो चरण कमल किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को। इसी तरह से जैसे दशानन में भी पहला दस आ गया और फिर आया आनन, तो उसमें भी आपको यही समझ में आएगा कि पहला तो संख्यावाची हो गया, लेकिन दशानन 10 सिर वाला तो किसके हैं, केवल रावण कहा जाता है। तो अगर आप उसको उस तरह से देखें कि जो योग ऋण शब्द होते हैं वो शब्द भी हमेशा बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब कुछ जगह पर हम संधि और समास में कंफ्यूज होते हैं, विग्रह करने चलते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे होगा, फिर सोचते नहीं ऐसे होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, संधि जो है वो वर्णों का मेल है और समास क्या है, शब्दों का मेल है, ठीक है। कुछ शब्द इस तरह से भी आते हैं, जैसे विद्यालय है, विद्याधन आलय। अब इसमें अगर आपने कहा विद्याधन आलय तो ये क्या हुआ, संधि हुई, लेकिन विद्यालय का जो अर्थ हुआ, आई बात समझ में, यहाँ पर आपने वर्णों को जोड़ा, एक पूर्ण शब्द बनाया, लेकिन यहाँ पर आपने विग्रह करते समय उसका अर्थ जाना। केवल आपने यहाँ शब्द बनाया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने जो पदों के बीच का संबंध है उसको स्पष्ट किया, यानी कि इसके अर्थ को समझा कि विद्यालय का क्या अर्थ है। यहाँ आपने केवल शब्द और यहाँ पर अर्थ। तो विद्यालय का क्या अर्थ हुआ, विद्या और आलय का क्या संबंध है, यानी विद्या के लिए आलय। अब आई होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। अगर कुछ ऐसा है कि आपको डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और वहां से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप आपने सब कुछ समझा और ध्यान से सुना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।